दोस्तों, कौन है निमिषा प्रिया, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है। दरअसल ये जो निमिषा प्रिया है, 16 जुलाई को यमन में इन्हें फांसी होने वाली है। पूरा आपको वो केस बताऊंगा, उस टाइम पीरियड में जब ये यमन में थी तो इनके साथ वहां पर क्या कुछ घटा जिस वजह से इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। और 16 जुलाई को इन्हें फांसी होने वाली है। समय बहुत कम बचा हुआ है। इन्हें बचाने की जो प्रक्रिया है वो भी लगातार चल रही है। और सरकार को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इन्हें बचाने में, कानूनी तौर पर देखा जाए तो इन्हें बचाना अब बहुत इम्पॉसिबल सा नजर आ रहा है। लेकिन एक लास्ट होप, एक आखिरी जो कारण बचा हुआ है, उसी वजह से इन्हें अब बचाया जा सकता है। अन्यथा और कोई भी अब उपाय नहीं है इन्हें बचाने का। वो कारण भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले इनको लेकर जो एक सैमुअल हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनके द्वारा लगातार इस चीज को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं और आखिरी ये जो एफर्ट है अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं। सबसे पहले ये देश कौन सा है? सबसे पहले अगर आप भारत से वेस्ट की तरफ जाओगे तो गल्फ में आपको एक देश दिखेगा, यमन है। इसी देश में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। पूरा केस हुआ क्या, 2008 का समय था। जो निमिषा प्रिया है भारत से जाती हैं यमन में काम के सिलसिले में। 19 साल की इनकी उम्र थी और पेशे से एक जे नर्स हैं। उसके बाद यमन में एक काम करना शुरू कर देती हैं एक नर्स के रूप में और एक काम करती हैं। उसके बाद 2011 में ये फिर से भारत आती हैं और ये भारत में शादी करती हैं थॉमस नाम के व्यक्ति से। उसके बाद ये अपने साथ पति को लेकर कहां पहुंचती हैं? यमन में। पति के साथ ये रहने लगती हैं। पति भी इनके एक इलेक्ट्रीशियन थे, वहां पर ये जॉब करने लगते हैं। नर्स और इनके पति जो थॉमस थे वो इलेक्ट्रीशियन के रूप में वहां पर काम करते हैं और लगातार एक काम करते रहते हैं। उसके बाद इनके पति भारत भी आए और ये भारत नहीं आई। और इनका एक जो सपना था वो था कि यमन में ही इनका खुद का एक पर्सनल नर्सिंग होम हो या खुद का एक क्लिनिक हो। उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे पति पत्नी दोनों। 2015 में यमन में गृह युद्ध छिड़ जाता है और उसके बाद से ये यमन में ही रही और इन्होंने लगातार प्रयास किया। लेकिन यमन के जो कानून थे बहुत कड़े थे कि वहां पर अगर आपको खुद का अगर पर्सनल कुछ भी करना है, बिजनेस वगैरह, तो वहां के व्यक्ति से आपको शादी करनी पड़ेगी। इस तरीके से वहां का नागरिक आपके साथ उसका समर्थन चाहिए होगा। तो इनकी एक मुलाकात होती है एक व्यक्ति से जो था तला अब्दो मेहदी करके ये व्यक्ति था और इनकी इस व्यक्ति से मुलाकात होती है। वो कहा जाता है कि जो इनकी पत्नी थी मेहदी की, इन्होंने ही इनकी डिलीवरी की थी और उसमें इसका आना जाना था। इसके साथ एक डील होती है कि जो हमें वहां पर नर्सिंग होम खोलना है उसके लिए कागज पर हम एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, कागज पर, जो कि एक फिक्स शादी रहेगी, सिर्फ कागज पर ही शादी रहेगी। इस चीज के लिए ये व्यक्ति मान जाता है और दोनों के बीच एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये डील हो जाती है। उसके बाद ये नर्सिंग होम भी वहां पर खोल लिया जाता है इनके द्वारा और कागज पर ये पति पत्नी बन जाते हैं। 2000 ये सब चलता रहता है। उसके बाद ये व्यक्ति जो मेहंदी है इन्हें एब्यूज करने लगता है फिजिकली और इन्हें टॉर्चर करने लगता है। इनके सभी कागजात, चाहे वो पासपोर्ट हो, सभी ये अपने अंडर में जब्त कर लेता है और एक तरीके से इन्हें एब्यूज टॉर्चर किया जाता है और लगातार इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था इसके द्वारा। उसके बाद ये जब इस चीज से परेशान हुई तो इन्होंने कहा कि अगर यहां से यमन से वापस अपने देश जाना है तो उसके लिए पासपोर्ट चाहिए और पासपोर्ट था मेहदी के पास। तो इन्होंने एक प्लान बनाया। इनके ये आप कह सकते हो कि एक नर्स थी दूसरी, जो इन्होंने एक प्लान दिया कि इस व्यक्ति को कुछ नशा मिला दिया जाए जिससे ये बेहोश हो जाए और उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो पासपोर्ट वगैरह है वो ले लें और यहां से निकल जाएं। उसके बाद सबसे पहले तो इन्हें इस व्यक्ति पर भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक है हमारे बीच। और उसके बाद जब इस व्यक्ति को भरोसा हो गया इनके ऊपर तो इन्होंने उस व्यक्ति को नशे की दवाई जिससे बेहोश हो जाए एक ड्रग दे दी और उस ड्रग ओवरडोज हो गई। उस वजह से ये व्यक्ति की हो जाती है मौत और उसके बाद ये घबरा जाती हैं। जब ये व्यक्ति की मौत हो जाती है तब इनके द्वारा एक और कृत्य किया जाता है। इस व्यक्ति के टुकड़े कर दिए जाते हैं और पानी की जो टंकी थी उसमें डाल दिए जाते हैं। बाद में जब ये पुलिस के सामने सब चीज निकल कर आती है और 2017 में इन्हें अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद से लगातार केस चलता रहा। कानूनन जो यमन में है उसके द्वारा इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और लगातार
जो प्रयास किए जा रहे हैं संस्थाओं के द्वारा इन्हें बचाने के, राष्ट्रपति से भी क्षमादान, वहां के राष्ट्रपति है कि अनजाने में ऐसा क्राइम हुआ है, इंटेंशन के थ्रू नहीं हुआ है, इंटेंशनली ये क्राइम नहीं किया है, ओवरडोज से ये मृत्यु हो गई है और इनके ऊपर भी अत्याचार ही हो रहा था, उसी से बचने के लिए ये सिर्फ बेहोश करने वाली थी। लेकिन जो राष्ट्रपति थी उन्होंने भी क्षमादान देने से यहाँ पर मना कर दिया कि ये जघन्य अपराध किया है और इस तरीके से इन्हें कानूनन रूप से तो समर्थन वहां पर नहीं मिल पाया और एक केस लगातार चलता रहा। उसके बाद एक डेट निकल कर आती है 16 जुलाई को कि 16 जुलाई को इन्हें फांसी होने वाली है। कानून रूप से इन्हें अब कोई उम्मीद नहीं है, वहां पर लास्ट हो गया, राष्ट्रपति से इन्हें क्षमादान की अपील कर ली, राष्ट्रपति ने खारिज कर दी। अब भारत में भी सुप्रीम कोर्ट से भी ये अपील की गई है कि इस पूरे केस पर सुनवाई हो, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके इस बात की जानकारी ली जाए कि क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई की डेट फिक्स की है कि इस पूरे केस पर सुनवाई करेंगे और डिप्लोमेटिक तरीके से जो नेगोशिएशन है उससे क्या बातचीत, क्या हल निकाला जा सकता है। अब यमन है और यमन में कंट्रोल है हूतियों का, जो रेबल ग्रुप हैं यमन में उनका कंट्रोल है और भारत के उनके साथ इतने कुछ अच्छे कनेक्शन है नहीं कि डिप्लोमेटिक कनेक्शन हो। यमन में आप कह सकते हो कि अगर कोई और दूसरा देश होता तो आप डिप्लोमेटिक तरीके से नेगोशिएशन के थ्रू इन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन हूतियों का इजराइल से भी अच्छे रिश्ते नहीं है। ईरान के आप कह सकते हो कि हूतियों के बढ़िया रिश्ते हैं, हो सकता है कि भारत ईरान के थ्रू कुछ मदद करने की कोशिश कर सके। लेकिन यहाँ पर चैलेंज सबसे बड़ा क्या है, हूती से कनेक्शन हो नहीं पा रहा, लोकल अथॉरिटीज के साथ जो थोड़ा बहुत कनेक्शन हो रहा है, भारत ने भी कहा कि हम इस चीज के टच में हैं, परिवार के भी टच में हैं, जो है उसके जो अपनी संभव मदद हो सकती है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। अब लास्ट उम्मीद क्या है, लास्ट उम्मीद जो बची हुई है वो है ब्लड मनी। जो विक्टिम परिवार है यमन का वो इन्हें क्षमा कर दे तो ही इन्हें फांसी की सजा से जो बचाया जा सकता है और दूसरा कोई उपाय है नहीं। इसके लिए जो विक्टिम परिवार है उसे 1 मिलियन 10 लाख करीब डॉलर का यहाँ पर ऑफर दिया गया है, करीब 8.5 करोड़ के आसपास हो सकते हैं, और भी इन्हें ऑफर दिया गया कि बढ़िया से सेटल करा देंगे आसपास की किसी भी कंट्री में जहां पर आप चाहते हो। लेकिन ये जो परिवार है, विक्टिम परिवार, ये इस चीज के लिए राजी नहीं हो रहा है, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनकी तरफ से दिख नहीं रहा है और इसकी लगातार कोशिश की जा रही है कि तुम्हें क्या कुछ चाहिए, विक्टिम फैमिली से कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ और तुम्हें चाहिए वो भी दे देंगे, है ना। लेकिन विक्टिम फैमिली जो है वो यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं है। और भारत सरकार यहाँ पर क्या कर सकती है, तो भारत सरकार यहाँ पर आप कह सकते हो कि कानूनन रूप से तो कोई डिप्लोमेटिक तरीके से तो नहीं लगता कि कुछ मदद हो पाएगी। आखिरी जो उम्मीद है वो यही परिवार ही है, विक्टिम परिवार ही है। विक्टिम परिवार अगर क्षमादान कर देता है तो इन्हें फांसी की सजा से बचाया जा सकता है, बाकी अन्यथा और कोई उम्मीद नहीं है। ये था इनका पूरा केस। जो निमिषा प्रिया है ये केरल की रहने वाली है और भारत में लगातार इनको लेकर एक मुहिम चल रही है कि इन्हें बचाने के लिए जो संभव प्रयास हो सके भारत सरकार भी अपनी तरफ से करे। और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो व्यक्ति हैं, क्या नाम है उनका मैं बता देता हूं आपको, उनकी तरफ से भी, सैमुअल जो व्यक्ति हैं, इनकी तरफ से भी लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि आखिरी जो उम्मीद बची हुई है उस पर काम यहाँ पर कर लेते हैं। ये थी इनकी पूरी अपडेट इस केस की। जैसी कोई अपडेट आती है आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।